फिल्म की शुरुआत दो शिकारी रेक्स और ओकन से होती है, जो एक सुनसान द्वीप पर एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन शुरुआत से ही कुछ अजीब महसूस होता है। वह जानवर अचानक बुरी तरह घबरा जाता है, जैसे उसे इंसानों से पहले ही किसी खतरे का एहसास हो गया हो, और तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है। रेक्स और ओकन उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दोनों अचानक अपने कदम रोक देते हैं। उनके सामने एक विशालकाय सांप खड़ा होता है। यह कोई साधारण बड़ा सांप नहीं, बल्कि एक राक्षसी आकार का दैत्य होता है। दोनों शिकारी उसे देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन वहां से भागने के बजाय उनके मन में लालच आ जाता है। वे सोचते हैं कि अगर किसी तरह इस जीव को जिंदा पकड़ लिया जाए तो वे रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। अगले ही पल वह विशाल सांप हमला कर देता है। रेक्स को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और वह सांप का शिकार बन जाता है। ये सब देखकर ओकन डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। वह समुद्र किनारे पहुंचकर नाव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेज तूफान उसकी नाव को पहले ही पूरी तरह तबाह कर चुका होता है। कुछ घंटों बाद उसी द्वीप पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसमें प्रोफेसर मैलिन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम आती है। उनका मकसद द्वीप की प्राचीन चट्टानों पर बने आदिम चित्रों का अध्ययन करना होता है। हेलीकॉप्टर उन्हें छोड़कर चला जाता है और 2 दिन बाद वापस आने का वादा करता है। टीम रात के लिए अपना कैंप लगाती है। प्रोफेसर मैलिन जेसन और एरन को जलावन की लकड़ियां लाने भेजते हैं, जबकि बाकी लोग कैंप तैयार करते हैं। रात होने पर प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि अगली सुबह सूर्योदय के साथ वे जंगल के और अंदर रिसर्च साइट की ओर निकलेंगे। तभी उन्हें जंगल की तरफ से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी मुड़कर देखते हैं तो ओकन बुरी तरह घायल हालत में लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। वह पानी मांगता है और बताता है कि वह अपने साथी के साथ इस द्वीप पर आया था, लेकिन उसके साथी की मौत सांप के काटने से हो गई। वह ये भी कहता है कि तूफान में उनकी नाव टूट गई, लेकिन वह जानबूझकर उस विशालकाय सांप का जिक्र नहीं करता। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर आएगा और तब वह भी उनके साथ द्वीप छोड़ सकता है। ओकन कहता है कि उसका कुछ सामान अभी भी जंगल में पड़ा है, इसलिए वह सुबह उसे लेने जाएगा और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह टीम आगे बढ़ने की तैयारी करती है, लेकिन तभी प्रोफेसर मैलिन को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है। कुछ ही मिनटों में उनकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी ओकन वहां पहुंचता है और घाव देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह बेहद खतरनाक जहर है। वह बताता है कि अगर इलाज न हुआ तो प्रोफेसर 36 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब उनका रिसर्च मिशन एक इमरजेंसी बन जाता है। सभी तुरंत द्वीप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट रीटा रेडियो पर बताती है कि खराब मौसम और तेज तूफान की वजह से अभी उड़ान भरना नामुमकिन है। वह कोशिश जारी रखने का वादा करती है। समय कम होने पर ओकन उन्हें जंगल के भीतर मिलने वाले एक दुर्लभ ऑर्किड फूल के बारे में बताता है। उसके अनुसार यह फूल जहर के असर को धीमा कर सकता है और प्रोफेसर की जान बचा सकता है। मजबूरी में टीम उसी ऑर्किड की तलाश में निकल पड़ती है। बेंजी प्रोफेसर के साथ कैंप पर रुक जाता है और ड्रोन कैमरे से द्वीप की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। दूसरी ओर बाकी लोग घंटों तक घने जंगल में चलते रहते हैं। गर्मी और उमस से जेसन बुरी तरह थक जाता है। एलिसन उसे बार बार पानी पीने की सलाह देती है। काफ़ी देर बाद ओकन उन्हें उस जगह ले जाता है जहां ऑर्किड उगता है, लेकिन वहां पहुंचते ही सभी की सांसें रुक जाती हैं। जिस पेड़ पर ऑर्किड लगा होता है वह दर्जनों सांपों से ढका होता है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी ओकन याद दिलाता है कि अगर फूल नहीं मिला तो प्रोफेसर मर जाएंगे। तभी अचानक वही विशालकाय सांप फिर से सामने आ जाता है। उसका आकार देखकर सभी डर के मारे भागने लगते हैं और वह दैत्य उनके पीछे पड़ जाता है। काफ़ी देर बाद वे किसी तरह उससे बच निकलते हैं। ग्रेस बताती है कि अब तक दुनिया में सबसे बड़ा बोआ सांप लगभग 40 फीट लंबा दर्ज किया गया था, लेकिन ये जीव करीब 65 फीट लंबा है, यानी इसका अस्तित्व ही असंभव है। उसी समय उन्हें एहसास होता है कि जेसन उनके साथ नहीं है। सभी उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दरअसल थकान की वजह से वह पीछे छूट गया था और रास्ता भटक चुका था। अकेला और डरा हुआ जेसन झाड़ियों में छिप जाता है। तभी वह उसी विशाल बोआ को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अगले ही पल पूरा जंगल खामोश हो जाता है। उधर हेलीकॉप्टर स्टेशन पर रीटा लगातार पायलटों से संपर्क करती है, लेकिन तूफान की वजह से कोई भी उड़ान भरने को तैयार नहीं होता। आखिरकार एक रिटायर्ड पायलट उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में बाकी लोग तय करते हैं कि जेसन को ढूंढने वापस जाना चाहिए। ओकन बताता है कि उसके पास बेहद ताकतवर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स हैं, जो किसी भी विशाल जानवर को बेहोश कर सकते हैं। एरन कहता है कि अगर वे वापस जा ही रहे हैं तो ऑर्किड भी साथ ले आएं। एलिसन अपनी फ्लेयर गन चेक करती है और पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 3 फ्लेयर बची हैं। ग्रेस इस पूरी योजना का विरोध करती है। उसका कहना है कि उन्हें तुरंत द्वीप छोड़ देना चाहिए, लेकिन बिना ओकन के उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता।
इसलिए सभी मजबूरी में उसके साथ वापस ऑर्किड वाले पेड़ तक पहुंचते हैं। एलिसन और ओकन चारों तरफ नजर रखते हैं, जबकि एडम पेड़ पर चढ़कर ऑर्किड तोड़ने लगता है। तभी विशाल बोआ फिर से लौट आता है। एलिसन उसकी ओर फ्लेयर दागती है और उसी समय ओकन का ट्रैंक्विलाइजर डार्ट सीधे सांप को लग जाता है। कुछ ही पल में वह विशाल जीव बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी राहत की सांस लेते ही हैं कि अचानक एक भयानक दृश्य सामने आता है। बेहोश पड़े सांप के मुंह से जेसन की लाश बाहर फिसलकर गिरती है। ये देखकर एडम का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी चारों तरफ छोटे छोटे सांप निकल आते हैं। डर के मारे सभी ऑर्किड छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ओकन एक नई योजना बताता है। वह डायनामाइट दिखाकर कहता है कि पेड़ पर चढ़ने की बजाय पूरे पेड़ को ही उड़ा देंगे। टीम के ज्यादातर लोग इस योजना का विरोध करते हैं, लेकिन ओकन भरोसा दिलाता है कि उसका ट्रैंक्विलाइजर इतना शक्तिशाली था कि 50 हाथियों को भी बेहोश कर सकता है, इसलिए विशाल सांप जल्दी नहीं जागेगा। ग्रेस फिर भी मना करती है और कहती है कि उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। तभी ओकन बताता है कि पूरे जंगल में शिकारी जाल बिछे हैं और उसके बिना यहाँ से निकलना लगभग असंभव है। मजबूर होकर सभी फिर उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर कैंप में बेंजी ड्रोन की रिकॉर्डिंग प्रोफेसर मैलिन को दिखाता है। वीडियो में पहली बार उस विशाल जीव की साफ तस्वीर दिखाई देती है। प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। उनके अनुसार यह कोई साधारण विशाल बोआ नहीं, बल्कि मेगा बोआ है, जो प्राचीन टाइटानोबोआ से भी बड़ा जीव है। इधर एलिसन, ग्रेस और बाकी लोग रास्ता ढूंढते हुए जंगल में भटक जाते हैं और एक शिकारी के जाल तक पहुंच जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि पेड़ों पर दर्जनों सांप लटके हुए हैं। अगले ही पल वे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी जान बचाकर फिर भागते हैं और आखिरकार वापस ओकन के पास लौट आते हैं। वे दोबारा ऑर्किड वाले पेड़ पर पहुंचते हैं। ओकन डायनामाइट लगाता है और धमाके से पूरा पेड़ जमीन पर गिर जाता है। लेकिन धुआं छत्ते ही सबके होश उड़ जाते हैं। बेहोश पड़ा मेगा बोआ वहां से गायब हो चुका होता है। एलिसन जल्दी से ऑर्किड उठा लेती है, लेकिन तभी मेगा बोआ फिर हमला कर देता है और एरन को निगल जाता है। बाकी लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और भागते भागते एक गुफा में छिप जाते हैं। उसी समय प्रोफेसर मैलिन नक्शा देखते हुए एक पुराने वैज्ञानिक लैब का पता लगाते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोग वहीं शरण लेने गए होंगे, इसलिए वे और बेंजी उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। गुफा के अंदर ग्रेस दीवारों पर बने प्राचीन चित्र देखती है। उन चित्रों में आदिवासी लोग विशाल सांपों पर तभी हमला करते दिखाए गए हैं जब वे अपनी पुरानी खाल छोड़ रहे होते हैं। ये बात आगे चलकर बहुत काम आने वाली होती है। लेकिन तभी गुफा में विशाल मकड़ियां निकल आती हैं, जिनमें से एक बेहद डरावनी और विशाल होती है। एलिसन अपनी बची हुई दोनों फ्लेयर उस पर दाग देती है। मकड़ी जल उठती है और सभी गुफा से बाहर भागते हैं। बाहर निकलते ही उनका सामना फिर मेगा बोआ से हो जाता है। लेकिन इस बार सांप का ध्यान जलती हुई मकड़ी की ओर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे एक छोड़ी हुई प्रयोगशाला तक पहुंचते हैं। बाहर उन्हें एक जिपलाइन टावर और धुआं छोड़ता हुआ तेजाब का बड़ा तालाब दिखाई देता है। ओकन बताता है कि यह बहुत खतरनाक एसिड है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे क्यों बनाया था यह उसे भी नहीं पता। लैब के अंदर एलिसन को कुछ चाकू और अजीब से अंडे मिलते हैं। तभी अलमारियों के अंदर से ढेर सारे सांप निकल आते हैं। उनसे बचने के लिए एलिसन आग लगा देती है, लेकिन आग पूरे लैब में फैल जाती है। धुआं उठने लगता है और वही धुआं मेगा बोआ को सीधे उनकी ओर खींच लाता है। अब सांप पूरी लैब को घेर लेता है। ओकन एलिसन और ग्रेस से कहता है कि वे जिपलाइन से भाग जाएं, जबकि वह मेगा बोआ को रोकने की कोशिश करेगा। एलिसन उसे छोड़कर जाने से मना करती है, लेकिन ओकन कहता है कि वह इस बार उस दैत्य को खत्म कर देगा। तीनों बाहर निकलते हैं। ओकन पूरी ताकत से मेगा बोआ का सामना करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। एलिसन और ग्रेस जिपलाइन टावर पर चढ़ जाती हैं। आखिरी पल में ओकन भी उनकी तरफ दौड़ता है। तीनों जिपलाइन पकड़कर दूसरी ओर फिसलने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में मेगा बोआ ओकन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर नीचे एसिड वाले तालाब में गिरा देता है। ओकन और सांप दोनों तेजाब में डूब जाते हैं। उसी समय प्रोफेसर मैलिन और बेंजी वहां पहुंचते हैं। वे नीचे तैरते हुए उस विशाल जीव को देखकर हैरान रह जाते हैं। एलिसन और ग्रेस को लगता है कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तभी मेगा बोआ का शरीर हिलने लगता है। एसिड उसे मार नहीं पाया क्योंकि उसकी मोटी बाहरी खाल ने उसे बचा लिया। वह अपनी जली हुई पुरानी खाल उतार देता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर बाहर निकल आता है। अब वह प्रोफेसर मैलिन और बेंजी को घेर लेता है। तभी ग्रेस को गुफा की दीवारों पर बने चित्र याद आते हैं। उसे समझ आता है कि जब ये जीव अपनी खाल बदलता है, तभी उसकी नई त्वचा सबसे कमजोर होती है। एलिसन और ग्रेस तुरंत चाकू उठाकर उसकी नई त्वचा पर हमला करती हैं। इस बार चाकू आसानी से उसकी चमड़ी काट देते हैं। दर्द से तड़पता मेगा बोआ बेकाबू हो जाता है और ग्रेस को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। सबको लगता है कि अब ग्रेस नहीं बच पाएगी,
लेकिन आखिरी पल में वह पूरी ताकत से चाकू सीधे मेगाबोआ के सिर में घोंप देती है। आखिरकार वह दैत्य हमेशा के लिए मर जाता है और ग्रेस भी किसी तरह जिंदा बच निकलती है। खतरा खत्म होते ही वे दुर्लभ ऑर्किड को पीसकर प्रोफेसर मैलिन को देते हैं। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगती है। तभी आखिरकार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर द्वीप पर पहुंच जाता है। सभी बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस डरावने द्वीप से निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फिल्म के आखिरी दृश्य में ऐसा संकेत मिलता है कि यह डरावना सपना शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।